प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। हम लोग इकोनॉमिक्स में मॉडल प्रश्न पत्र 3 के हल को देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब को बताया है। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने उस पहले के वीडियो को नहीं देखा है सेट 1 सेट 2 का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। यदि आप लोग को नोट्स देखना है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयारी करना है तो आप मेरा इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में नहीं है क्योंकि गूगल पैसा मांगता है, तो इसलिए प्ले स्टोर में नहीं डालें उसको, लेकिन उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग सेट 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो पहला है क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में कमाई गई आय को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कहने मतलब है कि देश के अंदर एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होगा, अंतिम वस्तु और सेवा, उसका जो बाजार मूल्य होगा प्लस विदेश से कमाया हुआ पैसा भी जोड़ देंगे, वो मेरा सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका फॉर्मूला है जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय। अगला है मूल्य ह्रास। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यों में समान टूट फूट, घिसावट तथा प्रत्याशित अप्रचलन के कारण आने वाली कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। किसी संपत्ति का मौद्रिक मूल्य उपयोग, पहनने और अप्रचलन के कारण समय के साथ कम हो जाता है। इस कमी को मूल्य ह्रास के रूप में मापा जाता है। कहने मतलब है जो भी मेरा साधन है, जैसे मान लीजिए मशीन है, मशीन चल रहा है तो उसमें कभी कभी रिपेयरिंग करना पड़ता है, कभी कभी कोई कल पुर्जा घिस गया, खराब हो गया तो उसका मरम्मत करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। अगला है उपभोक्ता वस्तु। तो जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की तुष्टि की जाती है, मतलब उपयोगिता मिलती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, फल, दूध, वस्त्र आदि। मतलब जो भी उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोग करके जो संतुष्टि प्राप्त करता है वो वस्तु उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है निजी अंतिम उपभोग, सरकारी अंतिम उपभोग, निजी निवेश व्यय, शुद्ध निर्यात, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, फिर विदेशों से प्राप्त साधन है मूल्य ह्रास। तो हम लोग व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है निजी अंतिम उपभोग प्लस सरकारी अंतिम व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। अब इस फॉर्मूला के आधार पर ऊपर दिए गए टेबल के मान को हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर निजी अंतिम उपभोग कितना है, तो यहाँ देखिए निजी अंतिम उपभोग है मेरा 500, तो 500 यहाँ रख दिए। उसके बाद है प्लस सरकारी अंतिम व्यय, सरकारी अंतिम व्यय कितना है, तो 50, तो 50 रख दिए यहाँ पर। उसी तरह निजी निवेश व्यय भी 50 है। शुद्ध निर्यात मेरा 2 है। विदेशों से शुद्ध कारक आय मेरा कितना है, तो यहाँ है -50, तो यहाँ प्लस और ब्रैकेट में -50 लिखेंगे। फिर हम माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस का माइनस देंगे, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, तो यहाँ है मेरा -10, तो यहाँ पर हम लोग -10 बैठा देंगे। और फिर है आपका माइनस मूल्य ह्रास है मेरा 20। अब इसको जितना भी प्लस साइन है सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए, और जितना माइनस साइन है उसको जोड़ के माइनस साइन लगा दिए, तो वो हो जाएगा 70, और प्लस साइन वाला है 612, दोनों को फिर घटाएंगे तो 542 करोड़ रुपया
राष्ट्रीय आय व्यय विधि द्वारा ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो प्रोफेसर व्हाइटहेड के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता की फालतू राशि एकत्रित करती है, उसकी सुरक्षा करती है। जब वास्तविक जमाकर्ता को आवश्यकता होती है तो उसे उसकी जमा वापस कर देती है तथा उस राशि को जिसकी वास्तविक जमाकर्ता को आवश्यकता नहीं होती उन्हें रुपया उधार देती है जो जमानत दे सकते हैं। मतलब बैंक मेरा जो फालतू पैसा है, जो खर्चा उर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है, उस पर हमको ब्याज देती है और ज़रूरतमंदों को वो ऋण देती है जमानत के आधार पर। मतलब हमको उसके पास कुछ गिरवी रखना होगा तभी वो हमको उधार देगा। व्यापारिक बैंक मांग जमाव के रूप में मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं उनके नगद कोषों से कई गुना अधिक होती है। यदि मान लो नगद कोष 100 रुपये है और यदि मांग जमाएं चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाएं मान लो 1000 रुपये है, तो इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 1000 रुपये मूल्य के मांग जमाव के रूप में परिवर्तित कर लेता है। यह निम्न प्रकार से होता है। तो पहला है, यदि एक बैंक के पास 1000 रुपये की जमा राशि पड़ी है तो बैंक अधिकारियों को अपने अनुभव के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय इस राशि को निकलवाने के लिए नहीं आएंगे। दूसरा, यदि बैंक का अनुभव यह कहता है कि सामान्यतः जमाकर्ता अपनी जमा राशियों का लगभग 10% ही निकलवाते हैं तो बैंक को उनकी मांग पूरी करने के लिए कुल जमा का केवल 10% ही अपने पास नगद कोष के रूप में रखना होगा। यदि बैंक अपने पास 10% अर्थात 100 रुपया नगद कोष में रखता है, मतलब 1000 का 10% 100 रुपया तो नगद कोष में रखता है तो वह 1000 रुपये मूल्य के ऋण दे सकता है। ये ऋण नकदी के रूप में नहीं दिए जाएंगे बल्कि उन्हें ऋणी के खाते में जमा के रूप में दिखाया जाएगा। तदनुसार बैंक की जमाएं नगद कोष से 10 गुना अधिक हो जाएगी। अपने पास कुल जमाओं का केवल 10% नगद कोष के रूप में रखने से बैंक इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाता कि यदि जमाकर्ता अपनी जमा राशि वापस लेने आएगा तो वह कहाँ से देगा, क्योंकि बैंक ने अपने पास कुल जमा का 10% नगद कोष के रूप में इस वापसी के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। जबकि बैंक के पास नगद कोष में केवल 100 रुपया है किंतु इसने 1000 रुपये मूल्य की साख का निर्माण कर रखा है। फलस्वरूप इसमें क्या काम करेगा, तो साख गुणक, इसका फॉर्मूला होता है 1/, नगद कोष अनुपात बराबर 1/, नगद कोष अनुपात को हम लोग CRR बोलेंगे, बट बराबर हो जाएगा 1/, CRR कितना था तो 10%। में कुल जमा का 10% रहेगा तो यहाँ 10% बराबर 10 हो जाएगा। कहने मतलब है कि जो भी व्यावसायिक बैंक के पास जो खाता खुलाते हैं तो उसका एक निश्चित भाग, कुल जमा का निश्चित भाग अपने पास रख के बाकी पैसा वो ऋण चेक के माध्यम से देता है। तो वो जितना ऋण देगा उतना वो साख का निर्माण कर लेगा बैंक। अगला क्वेश्चन है, RBI की खुली बाजार कार्रवाई नीति की व्याख्या कीजिए। तो देश में साख के खुली बाजार मतलब होता है कि केंद्रीय बैंक है सो खुली बाजार में प्रतिभूति, बॉन्ड, शेयर ये सब क्या करेगा, बेचने लगेगा या खरीदने लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं खुली बाजार की कार्रवाई। ऐसा कब करता है, जब उसको मुद्रा स्फीति को कम करना पड़ता है अर्थात साख का जब नियंत्रण करना होता है। देश में साख के नियमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं का सहारा भी लेता है। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में ग्राह्य प्रतिभूतियों, मतलब ग्राह्य मतलब हो गया जो जिसको मान्यता मिला हुआ है, कानूनी मान्यता मिला हुआ है, के क्रय विक्रय से है। अन्य शब्दों में खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों आदि के क्रय विक्रय से है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सुविकसित मुद्रा बाजार विद्यमान है, केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग वाणिज्य बैंक के पास नकद आरक्षण को प्रभावित करने के लिए करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी व अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के अतिरिक्त ऐसे व्यापारिक बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों को
खरीद व बेच अथवा बट्टा कर सकता है जिनका भुगतान 90 दिन के भीतर भारत में होने वाला हो तथा जिन पर कम से कम 2 प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, इनमें से एक हस्ताक्षर अनुसूचित तथा सहकारी बैंक का होना चाहिए हो। रिजर्व बैंक 15 माह तक की अवधि के लिए लिखे गए कृषि बिलों को भी खरीद बेच व पुनः भुना सकता है। भारत में रिजर्व बैंक की मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने संबंधी क्रियाएं मुख्यतः सरकारी बॉन्डों के क्रय विक्रय से संबंधित है। वर्ष 1951 में रिजर्व बैंक को असीमित मात्रा में सरकारी प्रतिभूति बेचकर नकदी प्राप्त कर लेते थे, जिसके आधार पर साख का प्रसार कर लेते थे। इस काल में रिजर्व बैंक की खुली बाजार की क्रियाओं का उद्देश्य साख मुद्रा वितरण के लिए बैंक की नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण पत्रों को क्रय करना था। नवंबर 1951 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से उदारतापूर्वक प्रतिभूतियां खरीदने की नीति में परिवर्तन कर दिया तथा यह घोषणा की कि बैंकों की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदेगा नहीं बल्कि इनके आधार पर ऋण देगा। यह नीति 1956 तक प्रचलित रही। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गुणक क्या है? गुणक तथा एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या कीजिए। 1936 में केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। तो केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। गुणक का फॉर्मूला है आय में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। के है सो मेरा गुणक है, डेल्टा आई हो गया विनियोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई हो गया आय में परिवर्तन। तो के का मान निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो गुणक का परिभाषा हम लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, डेल्टा आई हो गया विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप डेल्टा वाई आय में परिवर्तन के अनुपात, क्योंकि बट्टा है के अनुपात को गुणक कहते हैं। गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी या सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है। एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष तथा एमपीएस और गुणक में विपरीत संबंध होता है। जब एमपीसी शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि एमपीसी 1 हो तो गुणक अनंत होगा। एमपीसी बराबर हम लोग शून्य मान लेते हैं तो गुणक का फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी बराबर 1/1 माइनस एमपीसी को मान लिए हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 में 0 को घटा देंगे तो 1 और 1/1 बराबर हो जाएगा 1, तो गुणक का मान हो जाएगा 1। अब यदि एमपीसी बराबर 1 हो गया यहाँ, अब यदि एमपीसी को 1 मान लेते हैं तो गुणक का मान क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी की जगह -1 बैठा देंगे, 1 में 1 गया यहाँ 0। अब 0 से कोई भी संख्या को भागा लगाएंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह हम देख सकते हैं गुणक और एमपीसी में संबंध को। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।